वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आज की क्लास में हम लोग पॉलिटी का अगला एक टॉपिक ले रहे हैं जिसमें मैं आपको जो संसदीय कामकाज है उनसे संबंधित जो भी तथ्य है जिनसे स्टेटमेंट बन जाते हैं उन सभी को कवर करूंगी। ठीक है, तो अगर आप न्यू हैं इस चैनल पर तो आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगी, क्लास डेली दोपहर 1 बजे आती है जिसमें जीएस सेक्शन कवर कर रही हूँ। खासकर आरओ एग्जाम और यूपीपीसीएस प्रीलिम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है। साथ में रात को 9 बजे प्रैक्टिस सीरीज चल रही है, मॉक टेस्ट चल रहे हैं जो कि अभी जीएस सेक्शन ही कवर कर रही हूँ, फिर फुल लेंथ मॉक टेस्ट, करेंट अफेयर, हिंदी वगैरह सब कवर करूँगी। ठीक है, तो डेली दोनों क्लासेस फॉलो करते रहिए, पूरी क्लास ध्यान से देख लीजिए और फिर कमेंट करके बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी या फिर आपको कुछ नहीं समझ में आया तो भी आप बता सकते हैं। साथ ही जो बच्चे मुझे पेड कोर्स की इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं या जान रहे हैं कि कैसे पीडीएफ मिलेगी, कैसे आपको क्लासेस मिलेंगी, तो कोई भी दिक्कत नहीं है, सिर्फ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिए गए हैं उन पे कांटेक्ट कीजिए, सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कैसे आपको कोर्स ज्वाइन करना है। जो बच्चे अभी भी कंफ्यूज हैं कि क्या स्टडी मटेरियल चूज करें और समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, तो उनके लिए सबसे ईजी आप क्या कर सकते हैं, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का क्रैश कोर्स या फिर फुल कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। कंप्लीट कोर्स में आपको वीडियो रिकॉर्डेड क्लासेस, पीडीएफ नोट्स हैं, डेली प्रैक्टिस कराई जाती है। इसके साथ में आपको अलग से जो क्वेश्चंस होते हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है, उनको ज़्यादा फोकस किया जाता है और जो ट्रेंड है, जो पैटर्न है, उसी को फोकस किया गया। तो मैं इसलिए कोर्स बता रही हूँ क्योंकि आपके लिए 10 जगह जो मटेरियल आप लोग ढूंढने में परेशान हो रहे हैं, जो समय कम है, तो वो आपको नहीं करना पड़ेगा। और यूपीपीसीएस 2025 का जो फॉर्म फिल हो रहा है, ठीक है, तो कंप्लीट कर लीजिए, जिसका भी रह गया वो कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, अब तो फॉर्म की डेट खत्म होने वाली है तो उसको कंप्लीट करके अपनी प्रिपरेशन प्री प्लस मेंस की अभी से शुरू कर लीजिए। बाकी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए आप कमेंट करके बताइएगा, मैं उसके बारे में आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी। तो चलिए बिना देर के आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, जिसमें मैं बात करने वाली हूँ सबसे पहले कोरम या फिर गढ़पूर्ति। आपको पता है पिछले एग्जाम्स में यहाँ से स्टेटमेंट बने हैं, तो यहाँ पर प्रश्न काल हो गया, शून्य काल हो गया, अदर कोई इंपॉर्टेंट जैसे संसदीय विशेषाधिकार के बारे में कोई भी तथ्य है तो यहाँ पर आपको वो देखने को मिलेंगे और यहाँ से गलत नहीं होना चाहिए। तो गढ़पूर्ति या कोरम क्या होता है, यहाँ पर पूछ लिया जाता है कि इसमें कितने सदस्य कम से कम होने चाहिए राज्यसभा में, लोकसभा में, और ये आज कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। तो कोरम या गढ़पूर्ति क्या होती है, सदस्यों की एक न्यूनतम संख्या है जिनकी उपस्थिति से सदन का कार्य संपादित होता है। मतलब अगर संसद का कार्य करना है तो उसमें जो उपस्थिति है वो कोरम या गढ़पूर्ति होनी चाहिए। यह प्रत्येक सदन में पीठासीन अधिकारी समेत कुल सदस्यों का क्या होता है, 10वां हिस्सा होता है। अब यहाँ पे कंफ्यूजन ये होती है जो पीठासीन अधिकारी है उसको इंक्लूड करना है कि एक्सक्लूड करना है, तो ध्यान रखेंगे कुल सदस्यों का 10वां हिस्सा है, लेकिन इसी में पीठासीन अधिकारी भी सम्मिलित होगा। इसका अर्थ ये है कि कोई कार्य करना है तो लोकसभा में कम से कम कितने सदस्य होंगे, 55 होंगे, राज्यसभा में कितने होंगे, 25 होंगे। क्यों? क्योंकि देखिए 550 लोकसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या और राज्यसभा में 250, इसका 10% होना चाहिए, तो 55 और 25 हो जाएगा। तो ये इतने होने ही चाहिए। यदि सदन के संचालन के समय कोरम पूरा नहीं होता है तो क्या होगा, अध्यक्ष या सभापति का दायित्व है कि वह या तो सदन स्थगित कर दे या फिर गढ़पूर्ति तक कोई कार्य संपन्न ना करे। ठीक है, पहला तथ्य समझ में आ गया कोरम के बारे में। नेक्स्ट है प्रश्नकाल क्या होता है। तो संसद का जो पहला घंटा है वो क्या होगा, प्रश्नकाल के लिए होगा। तो इस दौरान सदस्य प्रश्न पूछते हैं और सामान्यतः मंत्री उत्तर देते हैं। प्रश्न किस तरह के होंगे, 3 तरह के होंगे। पहला तो होगा तारांकित, अतारांकित और अल्प सूचना वाले। ठीक है, तो तारांकित प्रश्नों में क्या होता है, जो उत्तर देते हैं वो मौखिक देते हैं। ठीक, इसके बाद पूरक प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर दूसरी ओर अतारांकित प्रश्न होते हैं, इनके मामले में रिपोर्ट कैसी देनी होती है, लिखित में। तो तारांकित में मौखिक, अतारांकित में लिखित दिया जाता है। और इसके बाद जो पूरक प्रश्न है, माफ कीजिएगा, पूरक प्रश्न वो नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन जो तारांकित प्रश्न है इसमें पूरक प्रश्न पूछे जाते हैं। दोनों डिफरेंस याद रखिएगा। फिर अल्प सूचना के प्रश्न है, वे प्रश्न होंगे जिनमें कम से कम 10 दिन का नोटिस दे दिया जाता है और इसके बाद पूछा जाता है, और इनका भी उत्तर कैसे मिलेगा, मौखिक रूप से मिलेगा। तो प्रश्न काल के दौरान क्या होता है, संसद का ये पहला घंटा है, ध्यान रखेंगे 3 तरह के प्रश्न होंगे, तारांकित, अतारांकित और अल्प सूचना वाले। जो तारांकित होंगे उसका उत्तर मौखिक मिलेगा और इसके बाद पूरक प्रश्न भी होंगे। लेकिन अतारांकित प्रश्न कैसे होते हैं, लिखित रिपोर्ट देनी होगी, इसमें पूरक प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। इसके बाद अल्प सूचना वाले प्रश्न कैसे होते हैं, 10 दिन पहले ही इसकी नोटिस दी जाएगी और मौखिक उत्तर मिलेगा। ठीक है, यह क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है शून्यकाल। तो जैसे कि प्रश्नकाल की तरह जो प्रक्रिया है उसका उल्लेख लेकिन
यहाँ पर शून्यकाल के नियमों का उल्लेख नहीं है। तो इस तरह यह अनौपचारिक साधन है जिसमें संसद सदस्य बिना पूर्व सूचना के मामले उठा सकते हैं। तो शून्यकाल प्रश्नकाल के तुरंत बाद शुरू हो जाता है, दूसरे सदन के नियमित कार्य के कार्यकृत के साथ किया जाता है। तो अगर बोला जाए कि प्रश्नकाल और कार्यक्रम तय करने के मध्य के समय को हम क्या कहेंगे, शून्यकाल कहेंगे। संसदीय प्रक्रिया में नवाचार है और भारत की देन है और ये 1962 से जारी किया गया। यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि शून्यकाल मतलब ये स्टेटमेंट बन सकता है कि संसदीय प्रक्रिया में नवाचार ये भारत की देन है। तो आप यहाँ पर कंफ्यूज हो सकते हैं, ध्यान रखेंगे। ये पहले से हमारे संसद में ये प्रक्रिया नहीं थी, इसका कोई उल्लेख नहीं था, इसे ये भारत ने खुद शुरू किया और एक नवाचार है। ठीक है, प्रस्ताव के बारे में देखेंगे तो लोक महत्व के किसी मामले पर बिना पीठासीन अधिकारी की स्वीकृति के बिना बहस नहीं की जा सकती। अगर विभिन्न विषयों पर सदन अपना मत या निर्णय किसी मंत्री या गैर सरकारी सदस्य द्वारा लाए गए प्रस्ताव को स्वीकृत या फिर अस्वीकृत कर देगा। फिर सदस्यों द्वारा चर्चा के लिए लाए जाने वाले प्रस्तावों की 3 श्रेणियां होती है। कौन कौन सी? पहली श्रेणी देखेंगे तो महत्वपूर्ण प्रस्ताव है। ठीक है, पहली श्रेणी में महत्वपूर्ण प्रस्ताव हो जाता है, ये एक स्वयं वर्णित स्वतंत्र प्रस्ताव होता है जिसके तहत बहुत महत्वपूर्ण मामले जैसे कि राष्ट्रपति के खिलाफ अगर महाभियोग लाना है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाना, ये सब शामिल होते हैं। पहला जो महत्वपूर्ण प्रस्ताव है। दूसरा होता है स्थानापन्न प्रस्ताव। इसमें क्या होता है, तो एक तरह का प्रस्ताव होता है जो मूल प्रस्ताव का स्थान ले लेता है। यदि सदन इसे स्वीकार कर लेता है तो मूल प्रस्ताव क्या होगा, स्थगित हो जाएगा। फिर तीसरा है पूरक प्रस्ताव। तो ऐसा प्रस्ताव होता है जिसका स्वयं कोई अर्थ नहीं होता, इसे सदन में तब तक पारित नहीं किया जा सकता जब तक इसके मूल प्रस्ताव का संदर्भ न हो। तो ये 3 तरह के महत्वपूर्ण प्रस्ताव हैं। अगला है कटौती प्रस्ताव। तो यह प्रस्ताव किसी सदस्य द्वारा वाद विवाद को खत्म करने के लिए लाया जाता है। कटौती प्रस्ताव पूछा जाएगा तो ध्यान रखिएगा। यदि प्रस्ताव स्वीकृत हो जाए तो वाद विवाद को रोककर इसे मतदान के लिए रखा जाता है। सामान्यतः क्या होता है, 4 प्रकार के कटौती प्रस्ताव होते हैं। पहला तो साधारण कटौती हो गया, फिर घटकों में कटौती हो गई, फिर कंगारू कटौती बोलते हैं और नेक्स्ट है गिलोटिन प्रस्ताव। सारे ध्यान से देखिए। तो साधारण कटौती में क्या होता है, ये एक तरह का प्रस्ताव होता है जिसे किसी सदस्य की ओर से रखा जाता है कि इस मामले पर जो चर्चा है वह पर्याप्त रूप से हो चुकी है और इसे फिर क्या किया जाता है, मतदान के लिए रख दिया जाता है। फिर नेक्स्ट आ जाता है घटकों में कटौती। तो इस मामले में किसी प्रस्ताव का चर्चा से पूर्व विधेयक या लंबे संकल्पों का एक समूह बना लिया जाता है और वाद विवाद में इस भाग पर पूर्ण के रूप में चर्चा की जाती है और संपूर्ण भाग को मतदान के लिए रखा जाता है। ठीक है, फिर कंगारू कटौती क्या है, तो कंगारू इसमें क्या होता है, इस प्रकार के प्रस्ताव में केवल महत्वपूर्ण खंडों पर ही बहस और मतदान होता है, शेष खंडों को छोड़ दिया जाता है और इन्हें पारित मान लिया जाता है। तो कंगारू क्या करता है, कंगारू आपने देखा है जंप करता है ना दूर दूर तक, ये जंपिंग वाला है सीन इसमें है। तो देखेंगे कंगारू कटौती में क्या होता है कि अगर कोई प्रस्ताव है तो इसके केवल महत्वपूर्ण खंडों पर स्किप कर करके इस पे क्या होगी, बहस होगा, फिर मतदान के लिए रख दिया जाएगा। फिर गिलोटीन आता है जब किसी विधेयक के संकल्प के किसी भाग पर चर्चा ही नहीं होती। गिलोटीन का मतलब क्या है यहाँ पर कि चर्चा ना हो पाए, मतदान के लिए आ जाए। तो मतदान से पूर्व चर्चा कराने के लिए इस प्रकार का प्रस्ताव रखा जाता है। ठीक है, तो गिलोटीन प्रस्ताव आ जाता है। समझ में आया। साधारण कटौती क्या है, तो यह प्रस्ताव क्या होता है, किसी सदस्य की ओर से रखा जाता है कि मामले पर अगर बहुत सारी चर्चा हो चुकी, पर्याप्त चर्चा हो चुकी है, अब मतदान के लिए रखा जाए, ऐसा कहा जाता है। घटकों की कटौती में क्या है कि क्या होता है, इस मामले में प्रस्ताव की चर्चा से पूर्व विधेयक या लंबे संकल्पों का एक समूह बनाया जाता है, फिर लाया जाता है कि इसके रूप में इस पर चर्चा हो चुकी है और फिर इसको मतदान के लिए रखा जाएगा। फिर कंगारू कटौती होती है इस प्रकार में, मैंने आपको समझा दिया और गिलोटीन भी समझा दिया। आगे देखते हैं विशेषाधिकार प्रस्ताव क्या है। तो यह किसी मंत्री द्वारा संसदीय विशेषाधिकार के उल्लंघन से संबंधित होता है। क्यों, या किसी सदस्य द्वारा पेश किया जाता है और यह सदस्य यह महसूस कराता है कि सही तथ्यों को प्रकट नहीं करके गलत सूचना देकर किसी मंत्री ने या सदन के एक या एक से अधिक सदस्यों के विशेषाधिकार का उल्लंघन किया गया है, तभी ऐसा प्रस्ताव लाया जाता है। और इसका उद्देश्य क्या होता है, संबंधित किसी भी मंत्री की निंदा करना होता है। तो ध्यान रखेंगे, संसदीय विशेषाधिकार के उल्लंघन में विशेषाधिकार प्रस्ताव लाया जाता है। अगला है ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। तो इस प्रस्ताव द्वारा सदन का कोई सदस्य सदन के पीठासीन अधिकारी की अग्रिम अनुमति से किसी मंत्री का ध्यान अविलंबनीय लोक महत्व के किसी मामले पर आकृष्ट कर सकता है। तो शून्यकाल की तरह ही संसदीय प्रक्रिया में ये भारतीय नवाचार है। तो शून्यकाल अभी देखा था और ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी भारत की ही देन है। 1954 से अस्तित्व में है और शून्यकाल के विपरीत प्रक्रिया नियमों में इसका उल्लेख है। फिर स्थगन प्रस्ताव या किसी अविलंबनीय लोक महत्व के मामले पर सदन में चर्चा के लिए सदन की कार्यवाही को स्थगित करने का प्रस्ताव होता है। तो इसके लिए कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए, ये ध्यान रखिएगा,
50 सदस्यों का समर्थन होना चाहिए और ये प्रस्ताव लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पेश किया जा सकता है। इसमें कोई ये नहीं है कि आप केवल लोकसभा में लाएंगे, राज्यसभा में, दोनों में लाया जा सकता है। सदन का कोई भी सदस्य इस प्रस्ताव को पेश कर सकता है और स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा 2.5 घंटे से कम की नहीं होनी चाहिए, ये भी एक नियम है। अगला आ जाता है अविश्वास प्रस्ताव। तो इसका उल्लेख संविधान में है, किसमें है? आर्टिकल 75 में। अब इसमें कहा क्या गया है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। तो इसका अभिप्राय क्या बनता है कि मंत्रिपरिषद तभी तक है जब तक कि उसे सदन में बहुमत प्राप्त है। तो दूसरे शब्दों में लोकसभा मंत्रिमंडल को अविश्वास प्रस्ताव पारित कराकर हटा सकती है। फिर प्रस्ताव के समर्थन में 50 सदस्यों की सहमति लेकिन अनिवार्य होती है। तो अविश्वास प्रस्ताव अगर पारित होता है तो मंत्रिमंडल को हटना पड़ेगा। ठीक, अब अगला आ जाता है विश्वास प्रस्ताव। तो खंडित जनादेश के परिणाम स्वरूप त्रिशंकु संसद, अल्पमत सरकार तथा गठबंधन सरकार, अगर ऐसी परिस्थिति है तो इससे निपटने के लिए ये प्रक्रियात्मक उपाय होता है विश्वास प्रस्ताव। तो क्षीण बहुमत वाली सरकारों को सदन में क्या करना पड़ता है? अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित किया जाता है। जो भी सरकार एक समय होती है कभी कभी स्वयं बहुमत सिद्ध करने के लिए विश्वास प्रस्ताव लाती है। यदि विश्वास प्रस्ताव गिर जाता है तो क्या होगा? सरकार भी गिर जाएगी। ये तथ्य ये जरूर याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से प्रश्न बने तो गलत नहीं हो। अगला आ जाता है धन्यवाद प्रस्ताव। तो क्या होता है? प्रत्येक आम चुनाव के जो पहले सत्र होता है और वित्तीय वर्ष के पहले सत्र में राष्ट्रपति सदन को संबोधित करते हैं। तो अपने संबोधन में राष्ट्रपति पूर्ववर्ती वर्ष और आने वाले वर्ष में जो सरकार की नीतियां हैं, योजनाओं हैं, तो इन सभी का खाका क्या करते हैं? खींचते हैं। राष्ट्रपति के इस संबोधन को क्या कहा जाता है? ब्रिटेन के राजा का भाषण। तो क्यों? क्योंकि वहीं से लिया गया है। तो दोनों सदनों में इस पर चर्चा होगी और इसी को क्या कहते हैं? धन्यवाद प्रस्ताव कहते हैं। तो बहस के बाद ये क्या होता है? ये प्रस्ताव मत के लिए, विभाजन के लिए भेजा जाता है। फिर बहस के बाद इस प्रस्ताव को मत विभाजन के लिए रखा जाता है और इस प्रस्ताव का सदन में पारित होना आवश्यक है, नहीं तो इसका तात्पर्य क्या है कि सरकार पराजित हो चुकी है। तो राष्ट्रपति का प्रारंभिक भाषण सदस्यों को चर्चा तथा वाद विवाद के मुद्दे उठाने, त्रुटियों और कमियों हेतु सरकार और प्रशासन की आलोचना का अवसर उपलब्ध कराता है। तो संसद से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इनकी जो प्रक्रियाएं हैं, वो मैंने आज कवर किया है। वीडियो ध्यान से देखिए, कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिएगा, फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी तक नहीं किया है, लोगों को शेयर भी कीजिए। और पेड कोर्स के लिए आप सभी को अगर कोई भी दिक्कत है तो इन नंबर्स पे कांटेक्ट कीजिए, व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, कॉल कीजिए। टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाएंगे वही आपके लिए वहाँ पर एग्जाम में फ़ायदेमंद रहेगा। तो क्वेश्चन के लिए आप पहले तो देखिए उसका पैटर्न क्या है। मैं डेली रात को 9 बजे कराती हूँ, आप देखिए कैसे क्वेश्चन हैं। ठीक, ऐसे एग्जाम में भी पूछे जाते हैं तो उन क्वेश्चन पे अपनी हैबिट बनाइए। ऐसे क्वेश्चन मत सॉल्व कीजिए जो आपको लगे हाँ मेरे सॉल्व हो रहे हैं, बहुत अच्छा स्कोर आ रहा है, इससे मतलब नहीं है। एग्जाम में क्या पूछा जाता है वो इम्पोर्टेंट है। तो मैं मिलती हूँ ऐसे ही इम्पोर्टेंट कंटेंट के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।